स्वागत है सभी का आज इस 13th लेक्चर में। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेटा रोटेशनल मोशन का फर्स्ट पार्ट, प्लस हम इसमें आज जो रिमेनिंग पोर्शन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उसको भी हम कवर अप करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक है, ओके। तो एक तो बचा हुआ इसमें पोर्शन है बेटा रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो मान लो दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहां से हमने रेक्टेंगुलर शीट को इस तरह से अटैच करके रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर इसकी लेंथ a है और विड्थ b है बेटा, लेंथ इसकी a है और विड्थ कितनी है b, तो इसको देखो कंसेप्ट वाइज चलो इसमें। अगर इसकी लेंथ कितनी है a, अच्छा इसी का एनालॉगस सिस्टम में बनाता हूं। अभी एक सेकंड रुको जरा, ये लिया मैंने एक रोड जिसका लेंथ कितना है बेटा a। तो रोड का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, रोड का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो वो m मास है और इस शीट का भी मास कितना है हमने बोला m। तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बेटा I ऑफ द रोड इज इक्वल्स टू कितना m लेंथ का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर m a स्क्वायर बाई 3, m a स्क्वायर बाई 3। क्लियर एकदम, m a स्क्वायर बाई 3 विल बी दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड। अब अगर मैं इस शीट की बात करूं तो ध्यान से देखो, अगर ये पेपर की रोड होती, पेपर से बनी हुई जैसे कि हमारी फॉइल होती, और फॉइल को हम ऐसे रैप अप कर देते, खोल देते इसको, ठीक है, तो ये शीट में बन जाती, कन्वर्ट हो जाती। या फिर मैं शीट को ऐसे रोल ऑन करते हुए, ऐसे इस तरह से रोल ऑन करते हुए किस में कन्वर्ट कर दूं, रोड में। तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा सेम है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसी चीज को मैं रोड बना सकता हूं और रोड को वापस से अनरैप करते हुए शीट बना सकता हूं। ठीक है, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो किस पर है, इस लेंथ a के ऊपर। तो दैट इज व्हाई इस b की लेंथ से b विड्थ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि लेंथ के ऊपर ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन आप पर डिपेंड कर रहा है। देखिए फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरह होलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर की हमने बात करी थी उस दिन कि अगर एक रिंग को, है ना, या एक होलो सिलेंडर को कंप्रेस कर दें तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द रिंग। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो बराबर था बेटा होलो सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। और सॉलिड सिलेंडर को बेटा अगर हम कंप्रेस कर दें और कंप्रेस करके क्या बना दें, एक डिस्क बना दें, ठीक है ना, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखो बिल्कुल सेम रहेगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड सिलेंडर का होगा वही क्या होगा, डिस्क वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ये हमने बात कर ली थी। तो सिमिलर वे में इस रोड को या इस शीट को मैं वापस से रोल करते हुए रोड बना दूं तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma स्क्वायर बाई 3 और वापस से इसको खोल के शीट में कन्वर्ट कर दूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शीट मस्ट बी इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 3। अरे बोलो भाई ये बात क्लियर हुई या नहीं? बहुत बढ़िया लॉजिक
कि हमने बात करी है यहाँ पर कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट मस्ट बी सेम, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, दोबारा देखिए, हमने कहा कि कल तक हमने बात करी थी कि सर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दी लेंथ ऑफ द रोड, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द रोड पर। तो इसका कितना आया था, अगर लेंथ L थी तो आया था आपका ml²/3 अबाउट वन एंड, और अगर ये लेंथ A कह दूं आपसे मैं, इस लेंथ को कितनी बोल दूं, A बोल दूं, अगर लेंथ को कितना बोल दूं मैं, A, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका कितना, ma²/3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कंसेप्ट देना चाह रहा था यहां पर कि कोई शीट है, मान लो आपके पास बेटा ये शीट है, इस शीट को, रेक्टेंगुलर शीट को अगर मैं इस तरह से रोल करते हुए एक रोड में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है ना, एक रोड में कन्वर्ट कर दूं, तो रोड का कितना आया, ma²/3, ठीक है सर। तो वापस से इसको अगर हम खोल दें तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर शीट मस्ट बी इक्वल्स टू ma²/3। इस विड्थ b से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्लियर है एकदम बात, बिल्कुल ठीक है सर। जैसे हमने कल भी एग्जांपल लिया था कि होलो सिलेंडर है, अगर मैं इसको कंप्रेस करते हुए एक रिंग में कन्वर्ट कर दूं तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, दैट इज वाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग वाज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो सिलेंडर। इसी तरह सॉलिड सिलेंडर को अगर कंप्रेस करते हुए हम एक डिस्क में कन्वर्ट कर दें तो देखो रोटेशन का जो एक्सिस है इसके अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज वाई दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आए थे, सेम आए थे। ये हम कल की क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। कल तक के हमने जो कंसेप्ट लिए थे उसमें ये मास का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, क्लियर। इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए देखो ध्यान से क्वेश्चन यहां पर बनता है अब, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर इसी चीज को इस वाले एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करना स्टार्ट कर दें बेटा, इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दें, तो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेंथ ए पर डिपेंड ना कर किस पर डिपेंड करने लगा, इस बी पर, ठीक है ना, क्योंकि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेटा अलोंग बी वेरी करेगा, अलोंग दी विड्थ बी वेरी करेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बेटा इसका आ जाएगा mb²/3। अरे बोलो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं भाई, क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया है तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। इसकी लेंथ है बेटा a और विड्थ है कितनी b, और मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको क्या कर रहा हूं, रोटेट, जो इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है जी। तो कितना आंसर आएगा, तो इस वाले केस में सिंपली इसको फोल्ड कर दीजिए, और फोल्ड करते ही आप इसको कन्वर्ट कर देंगे एक रोड में, और जैसे ही रोड में कन्वर्ट होगा तो लेंथ का काम कौन करने लगेगा बेटा, ये जो आपकी लेंथ ऑफ दी शीट है ए, ये रोड की लेंथ का काम करना स्टार्ट कर देगी। तो आंसर आपका आएगा बेटा ma²/12, ठीक है ना, क्योंकि मिड से कितना आता है, सेंटर ऑफ द रोड से कितना आता है बेटा, ml²/12 होता है, ठीक है। आगे चलो, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, स्क्वायर है बेटा आपके पास में साइड ए, ठीक है, ये भी विड्थ भी कितनी है ए और लेंथ भी कितनी है ए, ठीक है सर। तो इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है, इसका मुझे क्या बताना है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, सर इस वाले एक्सिस के अबाउट बता दीजिए, इस वाले एक्सिस के अबाउट आप बता दीजिए। तो सर आप लिखोगे कि m
लेंथ कितनी करस्पॉन्डिंग होगी सर a, तो ma²/12। क्लियर है बात एकदम। मैं इसको बोल देता हूं I1। ठीक है, अब मैंने कहा कि सर इस वाले एक्सिस के अबाउट और बता दो, तो ये आपने कहा सर ये मान लो आप एक्सिस है आपका I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना आया I2, वो कितना होगा, ये तो आपके पास में आ गया बेटा I1, I2 बताओ कितना होगा सर, ये हो जाएगा सेम, यही डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ A, तो ma²/12 इसके अबाउट होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सी बात है एकदम। ठीक, क्या ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं? यस सर। क्या 2D फिगर है? यस सर 2D फिगर है ये। तो अगर 2D फिगर है और दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं चाहूं इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर, इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन में बना दूं इस तरह से, है ना, इसको इस तरह से मैं रोटेट करना चाहूं, यानी कि अबाउट द जेड, इसको अगर मैं x कह दूं तो Ix, इसको मैं y कह दूं तो Iy, तो Iz कितना होगा? तो बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसमें यूज कर लो कि Iz इज इक्वल्स टू Ix प्लस Iy, तो Iz जो होगा आपके पास में बेटा कितना आ जाएगा, ma²/12 और प्लस ma²/12, तो आंसर आपका आ जाएगा बेटा कितना, ma²/6, ma²/6। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल ठीक है सर। अब क्वेश्चन देखो एक बहुत बढ़िया, कि सर एक क्यूब है, एक क्या है आपके पास में, क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है ऑफ साइड लेंथ a, साइड लेंथ कितनी a, साइड लेंथ कितनी है आपके पास में बेटा इसकी a, ठीक है सर। ये क्यूब आ गया जिसकी विड्थ कितनी है a, ये भी कितना a, ये भी लेंथ भी कितनी इसकी, हाइट भी कितनी a। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर अगर हम इसको इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें, ठीक है, या इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दें, तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आएगा। तो ठीक है सर, मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन का लॉजिक आपको बता दिया। तो एक काम करो, इसको इस तरह से कंप्रेस कर दो आप, अगर आप इसके अबाउट निकालना चाहते हो I अबाउट, इसको कह दो आप x, कैलकुलेट करना चाहते हो अगर आप, तो इसको कंप्रेस कर दो। तो जैसे आप कंप्रेस करोगे बेटा, तो इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू अ स्क्वायर शीट, और स्क्वायर शीट को आप इस वाले एक्सिस से, अभी हमने कैलकुलेट किया है Iz कितना आया था, ma²/6 आया था। तो मीन्स यहां पर आपका आंसर आ जाएगा m, लेंथ कितनी है a²/6, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, राइट। अब इसमें एक कंसेप्ट बचता है बेटा नेगेटिव मास का, लेकिन हम उसको नेगेटिव मास से ना करते हुए एक लॉजिक के थ्रू करेंगे। जैसे कि सेंटर ऑफ मास में भी हमने नेगेटिव मास का कंसेप्ट नहीं लिया था। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो आपके पास में बेटा एक डिस्क है ना, एक आपके पास में क्या है, डिस्क है ऑफ रेडियस r, ठीक है, ऑफ रेडियस r। उसमें से आपने एक छोटी डिस्क को एलिमिनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, छोटी डिस्क को क्या कर दिया बेटा आपने, रिमूव कर दिया इस तरह से, ठीक है, ऑफ रेडियस r/2, ठीक है ना, ऑफ रेडियस r/2। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। तो बेटा पाई r स्क्वायर पर एरिया पर मास है, हमने कहा सर m, ठीक है, मास कितना m, यूनिट एरिया पर कितना मास, m/πr²। अब ये एरिया कितना बचा, तो उसमें मास अगर हमें कैलकुलेट करना है m डैश, तो वो हो जाएगा बेटा m/πr² इंटू एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन। तो वो कितना आएगा, पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि पाई r²/4। ठीक है सर, तो ये आपके पास में आ गया, इससे कैंसिल आउट होकर के m/4। मतलब इस वाले पार्ट का जो
मास होगा वो होगा बेटा कितना m/4। तो इसका कितना बचा सर, इसका बचा 3m/4। बिल्कुल करेक्ट है सर। ये यहां तक हमारी बात क्लियर हो गई, दोनों के मासेस हमने कैलकुलेट कर दिए। अब इस वाले पोर्शन में से हमने इतना पोर्शन क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो एक काम, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाओ। अगर ये रिमूव पार्ट है तो इसको डार्क कर लो, चलो ऐसे अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, ये r/2 रेडियस का हमने पार्ट रिमूव कर दिया, मास हमारे पास में आ चुका। तो बेटा इसमें क्वेश्चन ये है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ठीक है ना, पासिंग थ्रू दी सेंटर। मतलब इस सेंटर से इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन है आपकी तरफ, देखो उस वाले एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर इसकी रेडियस r है, ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा πr², इसका एरिया कितना हो गया πr²/4। तो एरिया 1/4 हो गया, तो मास भी कितना 1/4 आपका आ जाएगा। इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बिना इस कंसेप्ट के, ठीक है ना, बिना इस कंसेप्ट के भी आप कर सकते थे इसको। 1/4 पार्ट है ये, एरिया अगर 1/4 है तो मास भी कितना आ गया 1/4। तो सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट बराबर आई ऑफ द टोटल फिगर जो भी थी हमारे पास पहले, माइनस आई ऑफ द रिमूव्ड पोर्शन। कंप्लीट पोर्शन है ना, कंप्लीट पोर्शन कह दो इसको या टोटल पोर्शन कह दो, तो कंप्लीट माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम रिमूव कर दें तो हमें रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन हमारा आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब कंप्लीट फिगर अगर होती तो डिस्क, बेटा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता सर, डिस्क का होता आपका mr²/2 होता। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक। माइनस अब उसमें से रिमूव्ड पोर्शन जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को कैलकुलेट करना है। तो बेटा अगर मैं इस वाले एक्सिस से, इसके सेंटर से कैलकुलेट करना चाहता तो वो कितना होता सर, इसका मास, पहले उसको निकाल लेते हैं, चलो इसका मास m', ठीक है, यानी कि वो कितना है m/4, ठीक है सर, ये कितना है m/4 इंटू r², r कितनी है r/2, इसका स्क्वायर mr²/2, ये होना चाहिए था किसके अबाउट, इस पॉइंट ए के अबाउट। इसको ए कह दो, इसको ओ कह दो, ठीक है, इसको ए बोल दीजिए और इसको ओ बोल दीजिए। तो पॉइंट ए के अबाउट जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट आपका इतना आएगा। तो इसको लिख लेते हैं बेटा, कितना आया ये m/4 r/2 का होल स्क्वायर और ये 1/2, ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आया इस वाले छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक बात है एकदम। लेकिन इसका मुझे किसके अबाउट निकालना है, इस ओ पॉइंट के अबाउट, जो एक्सिस हमारा ओ से पास कर रहा है। तो मतलब इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहां से कैलकुलेट करते हुए यहां पर शिफ्ट करना है। तो यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है सर, ये आ चुका हमारे पास में। तो बेटा यहां पर शिफ्ट करना है एक्सिस, तो मीन्स यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बेटा कर दो अप्लाई जल्दी से। तो कितना हो जाएगा, ये तो आ चुका, और प्लस क्या कर देंगे हम, मास, मास बोलो बेटा सर m/4, ठीक है, इनटू कितना डिस्टेंस शिफ्ट किया आपने एक्सिस को, सर एक्सिस को हमने शिफ्ट किया r/2, तो इस r/2 का स्क्वायर। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत आराम से आपका आंसर यहां से देखो आ जाएगा। तो आई कंप्लीट का माइनस आई ऑफ द रिमूव्ड पार्ट का, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार होगा क्या, कई बार ऐसा होगा कि आपको सॉलिड ये स्फीयर गिवन होगा, उस सॉलिड स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर वो कैलकुलेट कट करके यहां से रिमूव कर देंगे, तो उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
कंप्लीट ये है, यहाँ से स्क्वायर शीट भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में है। तरीका सबका क्या है बेटा, ये तरीका क्या है सबका, ये है। ठीक है भाई, चलें आगे। तो यहां तक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कंप्लीट। ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए, है ना, इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या अगला टॉपिक, दैट इज रोटेशन। ठीक है, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशन। चलो भाई करते हैं इसको स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा क्या, रोटेशन। तो इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे हम टू दी ट्रांसलेशनल मोशन से। तो यहां पर हम ले लेते हैं बेटा ट्रांसलेशनल मोशन, और यहां पर ले लेते हैं रोटेशनल मोशन। यहां पर ले लेते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा जो काम यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक्स करता है, यहां पर वही काम होता है थीटा से। यहां पर वही काम होता है किससे, थीटा से। जहां पर वेलोसिटी होती है बेटा dx अपॉन dt से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और यहां पर जो होगी बेटा एंगुलर स्पीड, वो कितनी होगी, d थीटा बाई dt से आप उसको कैलकुलेट करोगे। ये हम कर चुके हैं वैसे तो सर्कुलर मोशन में, बट यहां पर फर्दर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन आपके आती है बेटा dv बाई dt, और यहां पर आएगी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी, d ओमेगा बाई dt से, d ओमेगा बाई dt से। अगर एल्फा आपकी यूनिफॉर्म है बेटा, अगर आपकी एल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कैसी है, यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आप इक्वेशंस ऑफ द मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां पर आपकी आ जाएगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as था, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 एल्फा थीटा। ठीक है ना, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। ऐसे ही एस nth होता है आपका u प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा थीटा nth इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा बाई 2 और 2n माइनस 1। सर ये आपकी इक्वेशंस ऑफ द मोशन आर वैलिड ओनली इफ एल्फा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एल्फा कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। तो एल्फा कांस्टेंट है अगर, तो इस तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हालांकि कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है नहीं ऐसी, बट हमें पता होना चाहिए। चलो भाई अब बात करते हैं आगे हम। इसका फर्स्ट टॉपिक है बेटा टॉर्क। ठीक है, यहां से आपका स्टार्ट होता है रोटेशन बेसिकली। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है क्या, रोटेशन। तो टॉर्क क्या है बेटा, मान लो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर मैं F फोर्स अप्लाई करता हूं, F फोर्स।
तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। वो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। लीनियरली आपकी बॉडी क्या करेगी? डिस्प्लेस हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर हम एफ फोर्स अलोंग द मोशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इसके ऊपर हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स एफ डॉट एक्स से, ठीक है ना, इस तरह से। ये हम सारी बातें कर चुके। लेकिन अब टॉर्क क्या है? सुनो, टॉर्क है बेटा इस फोर्स का मोमेंट। टॉर्क क्या है बेटा? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट लेने का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, है ना। अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? वो मोमेंट आ जाएगा। तो बेसिकली इसको हम डिनोट करते हैं बेटा टॉर्क से, टाउ से। तो टॉर्क आपका आएगा बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी पता होना चाहिए, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स का मोमेंट यानी कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर होता है इसलिए टॉर्क क्या है? हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो आर अगर इधर है और फोर्स इधर, दोनों वेक्टर हैं, तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लेंगे हम, आर क्रॉस एफ। तो बेटा राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। आर से एफ की तरफ कर्व फिंगर करो, थंब आपको देगा क्या? टॉर्क की डायरेक्शन। लेकिन मैं क्या कहता हूं, मैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क करके प्रॉब्लम्स कराता हूं, वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको देंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपवर्ड टॉर्क और डाउनवर्ड टॉर्क की बात करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, टोटली यू विल बी कंफ्यूज्ड। लेकिन अगर हम इस तरह से बात करें कि फोर्स अगर मेरे को, सुनो ध्यान से, ये लेंथ है किसी रोड की, फोर्स अगर आप ऐसे लगा रहे हो तो ये ऐसे रोटेशन होगा इसका, तो इसमें आएगा बेटा आपका कैसा? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। और यहीं पर अगर मैं एफ फोर्स ऐसे लगाता तो इसमें आता कैसा? वैसे तो डाउनवर्ड टॉर्क आना चाहिए, बट मैं क्या बोलता हूं इसको? क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लियर है बात एकदम? कोई डाउट हो तो बताएं। तो हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो नाम चेंज करके करेंगे, है ना। अपवर्ड टॉर्क और डाउनवर्ड टॉर्क को ना यूज करते हुए हम लेंगे क्या? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लियर है एकदम? तो फोर्स का मोमेंट है ये। टॉर्क किस में काम करता है? जैसे कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह उठाने में, डिस्प्लेस करने में फोर्स काम करती है, ऐसे ही ये रोटेशन में हेल्प करता है। किसमें बेटा? रोटेशन में हेल्प करता है। कौन? टॉर्क। चलो देखो कैसे। मान लो ये रोड है आपके पास में, लेंथ कितनी? एल। यहां पर आपने एफ फोर्स अप्लाई करी परपेंडिकुलर टू दी लेंथ, ठीक है। और यहां से आपने क्या कर दिया बेटा? इसको कर दिया है फिक्स्ड। ये आपने क्या कर दिया? इसको हिंज कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। तो रोड आपकी इस तरह से रोटेट करेगी, तो कितना टॉर्क यहां पर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। या फिर ऐसे करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स कर दो। दोनों में से कुछ भी कर दीजिए, या तो फोर्स को परपेंडिकुलर ले लो या फिर डिस्टेंस को क्या कर लो? परपेंडिकुलर। तो इसमें हम क्या कर देंगे बेटा? आर क्रॉस एफ, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन और इनटू फोर्स, ठीक है, इनटू फोर्स। इससे हमारा क्या आ जाएगा बेटा? टॉर्क हमारा ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स कितनी भी हम लगाएं, जब तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपका टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो सकता। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे पास में कोई ऐसे करके, चलो मान लो ये कोई बोल्ट है। ये क्या है बेटा? आपके पास में बोल्ट है। ये इसको आपने यहां पर इस तरह का रिंच लगा करके, इस तरीके का रिंच लगा करके आपको इसको ओपन करना है। तो आपको ओपन करना है तो या तो फोर्स ऐसे लगाओगे आप, या फिर फोर्स ऐसे लगाओगे, तभी ये इसमें रोटेशन आएगा। अब जितना लेंथ इस रिंच की रोड का होगा, इस बोल्ट को घुमाना उतना सिंपल होगा, उतना आसान होगा। मतलब ये फोर्स आप कम लगाएं तो बात चलेगी, लेकिन ये लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा ये लेंथ होगी उतना ज्यादा इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क बेसिकली क्या हमें दे रहा है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है बात एकदम? तो टॉर्क हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आइदर फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए या फिर
लेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लीजिए, जहां पर सहूलियत हो उस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर मैं इसी फोर्स को यहां पर अप्लाई कर दूं, इधर यहां पर अप्लाई कर दूं मैं फोर्स को, तो टॉर्क कितना हो जाएगा सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 0 है। तो अगर उसी पॉइंट पर मैं फोर्स अप्लाई कर दूं तो टॉर्क कितना होगा सर, टॉर्क आएगा 0। टॉर्क आएगा क्या, 0 आएगा। तो अगर एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन पे मैं फोर्स अप्लाई कर देता हूं तो टॉर्क कितना होगा बेटा, टॉर्क आएगा कितना, 0। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? क्या यहां तक बातें क्लियर हो चुकी हैं सारी? अब फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का क्या बेटा, मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो गया, यूनिट आ गया, इसका यूनिट आ गया। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं एक, अ बॉडी ऑफ मास m is projected, a body of mass m is projected at an angle of theta, at an angle theta with speed v, with speed v से at an angle of theta, ठीक है सर। फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पर होगा, तो मैक्सिमम हाइट पर होगा जब ये, तो उस टाइम आपको मान लो यहां पर मैक्सिमम हाइट है बेटा, तो इस मोमेंट पर आपको क्या निकालना है बेटा, टॉर्क कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल मतलब इसका वेट, वेट कितना सर, वेट होगा इसका mg, तो mg की वजह से आपको कैलकुलेट करना है टॉर्क, कब, जब ये मैक्सिमम हाइट पर हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो यहां पर फोर्स है इस तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड, कितनी सर, mg, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट आपको टॉर्क पूछा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट यानी कि जहां से आपने इसको प्रोजेक्ट किया वहां से टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे हैं, ठीक है सर। तो यहां से पार्टिकल आपका यहां तक पहुंच गया और यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है mg, तो फोर्स नीचे की तरफ, पॉइंट आपका यहां है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट क्या निकालना है, टॉर्क। तो यहां से हम देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या देखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, क्लियर है भाई। तो कंप्लीट अगर ये यहां तक पहुंचेगा तो ये वैल्यू आएगी आपके पास में r, तो यहां तक वैल्यू आई आपके पास में बेटा डिस्टेंस की है r/2, तो बेटा टॉर्क आपका आ जाएगा फोर्स सर mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर r/2, r/2। और रेंज कितनी होती है बेटा, रेंज होगी आपकी u स्क्वायर, सॉरी अगर v है तो v स्क्वायर लेंगे, तो v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और ये आपका 2 है ही ऑलरेडी, तो g से आपका g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा m v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2, दिस विल बी योर प्रोड्यूस्ड टॉर्क, ये आपका क्या होगा, प्रोड्यूस्ड टॉर्क आएगा, ठीक है, ये आपका प्रोड्यूस्ड टॉर्क आएगा। A rod of length 4 meter is pivoted from one end, एक रोड है बेटा, लेंथ कितनी है इसकी 4 मीटर की, और इसको हमने क्या कर दिया, यहां से हिंज सपोर्ट से पाइवोट कर दिया है ना, फिक्स कर दिया। अब यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक F फोर्स हमने अप्लाई करी है 10 न्यूटन की, कितने की बेटा, 10 न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई कर दी है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री पर, या कुछ भी एंगल आपको देते, मान लो 30 डिग्री दे दिया तो 30 डिग्री पर, जो भी वो एंगल होगा, मान लो 30 डिग्री दिया, कितना न्यूटन की फोर्स है, सर 10 न्यूटन की फोर्स हमने अप्लाई कर दी।
अगर मैं इस फोर्स को ऐसे अप्लाई करता तो क्या ये घुमा पाता, इसको नहीं घुमा पाता, ठीक है ना, इसको घुमा नहीं पाता। या मैं ऐसे अप्लाई करता तो तब भी इसको रोटेट नहीं कर पाता। लेकिन इस वाले केस में फोर्स ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही हॉरिजॉन्टल है। लेकिन इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट यहां पर ले सकते हैं, दो कंपोनेंट्स यहां पर हम ले सकते हैं बेटा। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका कितना, इस tan का cos थीटा की तरफ वाला होता है cos 30 कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट होगा बेटा tan का sin 30 कंपोनेंट। अरे बात क्लियर हुई या नहीं? तो बेटा ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा tan इंटू √3/2 यानी कि 5√3 न्यूटन, और ये वाला कंपोनेंट आपका आएगा sin 30 होता आपका हाफ होता है, तो ये वैल्यू आएगी बेटा 5 न्यूटन। तो ध्यान से देखो यहां पर जो टॉर्क आपका आएगा वो आएगा फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर 20 न्यूटन मीटर का आपका टॉर्क इसमें डेवलप हो जाएगा। क्लियर है भाई बात एकदम? 20 न्यूटन मीटर का आपके पास में टॉर्क डेवलप हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। मान लो ये स्ट्रिंग है फर्स्ट और ये स्ट्रिंग है दूसरी। इस तरह से रोड आपको गिवन है, एक रोड यहां पे हमने फिक्स कर दी, ठीक है। इसको टेंशन आपके ऊपर आएगी, इसमें टेंशन ऊपर, m मास, और ये 4 मीटर तो यहां तक है बेटा। यहां तक ये कितना लेंथ है 4 मीटर, और यहां तक ये आपका 1 मीटर आउटसाइड दी स्ट्रिंग है, आउटसाइड दी स्ट्रिंग। क्लियर एकदम बात? इस तरह से आपको ये सिस्टम गिवन है, ठीक है। इस तरह से सिस्टम, ये 3 मीटर कर लीजिए इसको बेटा, 3 मीटर, ये 1 मीटर। क्लियर? तो आपसे पूछा है टेंशन एट पॉइंट ए और टेंशन एट पॉइंट बी, है ना। यहां पर पॉइंट बी कह दो इसको, और ये पॉइंट आपका ए है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर आपको टेंशन बतानी है। क्लियर एकदम? तो सबसे पहले एफबीडी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यहां से 2 मीटर दूर यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो यहां पर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है एकदम बात? ठीक है सर। अच्छा, यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ और यहां पर टेंशन फिर से ऊपर की तरफ, टीबी यहां और यहां पर भी क्या लग रही होगी, टीए लग रही होगी। अब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब ऐसे देखो जरा, अगर ये रोड है मान लो, इस पर 10 न्यूटन की फोर्स मैं ऊपर लगाता हूं, ठीक, और यहां पर फिर से 10 न्यूटन इधर लगा देता हूं, तो क्या इसमें रोटेशन होगा? नहीं सर, इसमें रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो गए। नेट टॉर्क 0, तो ये रोटेट नहीं करेगा। तो नेट फोर्स 0 होने पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। और यानी कि इक्विलिब्रियम कैसी होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से यहां पर आप अगर नेट टॉर्क 0 हो जाए तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहां पर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर इस फोर्स को मैं नीचे की तरफ कर दूं तो बेटा अब यहां पर देखो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट की फोर्स यहां पर लग रही हैं एट ए पर्टिकुलर लेंथ L, तो यहां पर आपको लगता है कपल ऑफ द टॉर्क, है ना। यहां पर लगता है आपका कपल ऑफ द टॉर्क। वो क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। क्लियर है बात? तो इसको कपल नाम दे दिया है, टॉर्क ही बट कपल नाम दे दिया। जैसे कि हम स्टीयरिंग में कपल लगाते हैं, एक को फोर्स को आगे और दूसरे को कहां, नीचे, एक आगे और एक पीछे, ऐसे, है ना। तो रोटेशन तो होता है, उसको बोलते हैं कपल। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि अगर इक्विलिब्रियम है तो इट मस्ट बी वेरी अंडरस्टूड दैट नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर एकदम? तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है तो मतलब देयर मस्ट बी नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो नेट टॉर्क एट दैट पर्टिकुलर सिस्टम मस्ट बी 0। क्लियर है भाई एकदम बात? तो नेट टॉर्क 0 है। तो इसमें बहुत आसान तरीका मैं अगर बताऊं तो मुझसे अगर टेंशन ए की वैल्यू पूछें, टेंशन ए की वैल्यू पूछें या टेंशन बी एट पॉइंट बी की वैल्यू पूछें, तो या तो यहां पर आप नेट टॉर्क 0 कर दो या फिर यहां पर आप क्या कर दो, नेट टॉर्क 0 अप्लाई कर दो, आपका आंसर बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो सारे सिस्टम का एफबीडी ना बनाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट आप इसको रोटेट करा दो। तो अगर यहां पर आप देखो
और इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालने की बात करो तो देखो TA की आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी TA की वजह से इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर 0, तो टॉर्क ड्यू टू TA 0 हो गया। ठीक है सर, अब यहां से यहां कितना है बेटा, ये 2 मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा कितना, वेट mg इंटू 2, लेंथ कितनी है 2, ये क्लॉकवाइज आ गया, पॉजिटिव कह दो क्लॉकवाइज को। अब यहां से 4 मीटर, कितना है ये 3 मीटर दूर, तो 3 मीटर्स अवे ये आपका आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो इसको ले लो नेगेटिव। तो 3 मीटर अवे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स कितनी है TB, और तो कुछ इसमें है नहीं, केवल ये 3 फोर्सेस हैं, तो इनकी वजह से नेट टॉर्क किया आ गया, नेट टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो बेटा ध्यान से देखो 3 TB की वैल्यू आपके पास में आ गई 2 mg के बराबर, इट मीन्स TB हमारा डायरेक्टली आ जाएगा 2/3 mg, 2/3 mg, डायरेक्ट आंसर। क्लियर एकदम, ये आपका डायरेक्ट आंसर TB। TA निकालना है तो आप TB पर आ जाओ, TB पर क्या कर दीजिए, नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0 करोगे तो इसकी वजह से, खुद की वजह से, तो नेट टॉर्क 0 आएगा। ठीक है सर, इसका टॉर्क खत्म, एक आसान हो गया काम। अब mg की वजह से देखो, mg कितनी दूरी पर है यहाँ पर सर 1 मीटर दूर, तो 1 इंटू mg की वजह से टॉर्क लगा कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ये ऐसे रोटेट करना चाहेगी इसको, तो नेगेटिव ले लो। ठीक है सर, अब ये TA इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगी तो पॉजिटिव ले लो, कितना सर, ये आ जाएगा आपके पास में TA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो भाई, यहां से लेकर यहां तक, ये आएगी सर मेरे पास में 3 मीटर। ठीक है, तो TA इंटू 3 इज इक्वल टू, ये नेट टॉर्क 0 होना चाहिए, तो ये mg के बराबर आ गया। ठीक है, तो TA की वैल्यू आ गई आपके पास में बेटा कितनी, mg/3, mg/3। ये टेंशंस आ गई, डायरेक्टली आपने क्या कैलकुलेट कर लिए बेटा, टेंशंस कैलकुलेट कर ली हैं। क्लियर है, तो इस तरह से टॉर्क के सिस्टम को हम फाइनली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। चलो टॉर्क तो क्लियर हो ही गया, टॉर्क में और क्या क्वेश्चन आता है, चलो पुली का निकालना देख लेते हैं एक बार, पुली से कैसे टॉर्क निकालेंगे। मान लो ये आपके पास में कोई पुली है, अब लेकिन इस बार ये जो पुली है मासलेस और फ्रिक्शनलेस नहीं है, मासलेस फ्रिक्शनलेस नहीं है ये पुली, इसका मास m है और रेडियस कितनी हमने कही इसकी r, मास m और रेडियस कितनी r। अब यहां पर हमने एक स्ट्रिंग ली और इससे एक ब्लॉक को अटैच कर दिया, mg ब्लॉक को। ठीक है, mg ब्लॉक को हमने क्या कर दिया है, अटैच। ठीक, तो अगर कोई पुली या कोई भी रिंग या कोई भी डिस्क रोटेशन करती है, तो बेटा अगर हम m मास की बात करें तो ये तो हो गया मोशन हो या ना हो, तो ये तो हो गया नॉर्मल मास। लेकिन अगर हम रोटेशन करते हैं किसी बॉडी का तो उसमें एक फैक्टर और ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रोटेशनल मास। उसकी बात करते हैं, रोटेशनल मास क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर रोटेशनल मास का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत आसान तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। उससे पहले देखो, सर्कुलर मोशन में मैंने बोला था कि लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा में रिलेशन क्या था, जैसे थीटा में था और एक्स में था या एस में था, इज इक्वल्स टू आर थीटा रिलेशन था, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगल, या एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। दोनों तरफ डिफरेंशियल किया तो ये आ गया आपके पास में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी हो गया ओमेगा, तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये रिलेशन आया। फिर से आप डिफरेंशिएशन कर दो तो बेटा ये बन जाएगा लीनियर एक्सीलरेशन आर एज इट इज, और ये बन जाएगा आपके पास में अल्फा। ठीक है भाई, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं यहां से तो ये आएगा बेटा a अपॉन आर आएगा, कोई डाउट इसमें नहीं है सर। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन आर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं इस पर्टिकुलर आर रेडियस के सिस्टम को रोटेट करना चाहूं, इस तरह से रोटेट कर दूं, ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया ओमेगा वेलोसिटी से,
तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी सर? लीनियर वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो v इज इक्वल टू आर एल्फा, आर एल्फा। क्लियर है भाई एकदम बात? r इंटू एल्फा, और एल्फा क्या है? a अपॉन आर, a अपॉन आर। तो r इंटू एल्फा की जगह हम लिख दें अगर a अपॉन आर, और ये तो a आ गया वापस, नहीं एल्फा आएगा मेरे पास में a अपॉन आर, वो तो यहीं से भी आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। a अपॉन आर हमारे पास में एल्फा, ये यहां से क्लियर हो गया। अब इसका मैं रोटेशनल मास की बात करना चाहूंगा, तो देखो I इज इक्वल टू होता है बेटा एम आर स्क्वायर, I इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इस m की बात करना चाहूं तो m आपके पास में आएगा बेटा I अपॉन आर स्क्वायर। इस मास की मैं बात कर रहा था, ये आपका आएगा रोटेशनल मास। ये क्या होगा आपके पास में? रोटेशनल मास। अगर इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो कैसे, मान लो इस सिस्टम को दोबारा बनाता हूं मैं। ये आपके पास में कोई फिक्स्ड पुली है, मास m, रेडियस r। यहां पर आपने एक m मास के ब्लॉक को क्या कर दिया बेटा? अटैच कर दिया, ठीक है। मास m के ब्लॉक को क्या कर दिया? अटैच कर दिया, ठीक है सर। तो यहां आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताओ, तो बेटा अगर ये फ्रिक्शनलेस पुली होती तो क्या क्या बोलते हैं हम इसको? इस तरह से बोल देते कि सर नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास जो भी है। इस तरह से हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे थे अब तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अब यहां पर नेट पुलिंग फोर्स कितनी है सर? नेट पुलिंग फोर्स है mg। अब ये कितने मासेस के ऊपर अप्लाई हो रही है सर? एक तो मास है m जो कि ट्रांसलेशनल मोशन में है, ठीक है सर। लेकिन सर एक मास रोटेशन में भी तो है, एक मास रोटेशन में भी तो है। और अभी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में कि रोटेशनल मास कितना था? I अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस वाले रिंग के या जो भी ये आपकी पुली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन आर स्क्वायर को भी हम ऐड करेंगे। तो ये आपका कैसा हो गया? ट्रांसलेशनल मास, और प्लस ये क्या आ गया बेटा आपके पास में? रोटेशनल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स, क्वेश्चन देखो ध्यान से समझो इस कंसेप्ट को। नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय मास, लीनियर मास, और प्लस mt यानी कि mr, रोटेशनल मास। रोटेशनल मास प्लस ट्रांसलेशनल मास, दोनों मासेस को अगर हम यहां पर यूज कर लेते हैं तो हमें डायरेक्टली एक्सेलरेशन अवेलेबल हो जाएगी, डायरेक्टली हमें एक्सेलरेशन अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर है भाई? ये बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो चलो जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। अ पुली mass m, radius r, two objects of mass m1 and m2 are attached as shown in the diagram. Calculate acceleration of the system. इस सिस्टम की हमें क्या बतानी है बेटा? एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर ये सिस्टम फ्रिक्शनलेस मासलेस होता तो मैं क्या बोलता कि सर एक्सेलरेशन आ जाती कितनी? नेट पुलिंग फोर्स यानी कि m2g माइनस m1g, नेट पुलिंग फोर्स ये होती, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसे हम आंसर कैलकुलेट कर रहे होते। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इसमें अब मास भी है, इसमें क्या है? मास भी है, और ये फ्रिक्शन लेस भी पुली नहीं है, तो ये आइडियल पुली नहीं है। तो इसका जो है रोटेशनल मास यानी कि इसको घुमाने में भी तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इस मास और इस मास को तो मोशन कराएगा ही ये नेट पुलिंग फोर्स, साथ में इसको घुमाएगा भी। तो m1 प्लस m2 तो आएगा ही, लेकिन साथ में इस पर्टिकुलर पुली का रोटेशनल मास I अपॉन आर स्क्वायर भी ऐड होगा। देखो भाई ध्यान से, ये आपकी आ जाएगी डायरेक्ट एक्सेलरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने ये बता दिया आपको, बहुत अच्छी तरह से आप इसको समझें और डायरेक्ट इसको अप्लाई करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लें। क्लियर है भाई? इस तरह से आपका क्या आ जाएगा बेटा? एक्सेलरेशन। अब
मान लो ये रिंग है तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर, अगर ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2, अगर ये आपका स्फेयर है, होलो स्फेयर है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फेयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, एंड सो ऑन। इस तरह से आप पर्टिकुलर सिस्टम से एक्सेलरेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, कैलकुलेट डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलो इसके बाद में कल स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। आई होप कि मैंने जो कंसेप्ट दिए हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ, बहुत अच्छी तरह से आप इसको यूज़ करिएगा। तो कल बाकी रिमेनिंग पोर्शन इसका करते हैं।